नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्पेशल। देखिए दोस्तों, आपको मालूम है कि हम आपको बिहार स्पेशल का एक सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज का क्या है, टॉप 2000 प्रश्नों का सीरीज है, ठीक है ना। और इसी सीरीज का आज का वीडियो नंबर कितना है दोस्त, 50 नंबर है। यानी इससे पहले जो है हम आपको 49 तक पूरा का पूरा पार्ट 49 तक हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। आप आराम से जाके एक क्लिक में देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्त। अब हम बात करते हैं उस चीज के बारे में जिस चीज की आप तैयारी करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, इस सीरीज में हम आपको बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार सीजीएल या फिर राज्य स्तरीय आप किसी भी परीक्षाओं को तैयारी कर रहे हैं ना दोस्त, ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में एईडीओ का एग्जाम कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना दोस्त। और उसमें आपको इस सीरीज को उठाइए और उस पेपर को उठाइए। 14 तारीख से स्टार्ट हुआ था ना, आप उठा के देखिए, आपको हूबहू क्वेश्चन ना देखने को मिला है पेपर में, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी इस सीरीज को कंप्लीट करके गए थे उनको खुद ही मालूम होगा कि ये सीरीज उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला था, ठीक है ना। एक और बात बता देना चाहते हैं दोस्त कि अगर आप आने वाले जितने भी बिहार के एग्जाम है ना, वो चाहे बीपीएससी हो, ठीक है ना, बिहार एसआई हो या फिर बिहार पुलिस हो, उसमें आपको इस सीरीज से ना क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इस सीरीज को आप बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक व्याख्या सहित देखते चलिएगा। आपको खुद मालूम चलेगा ये सीरीज आपके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। अब चलिए, हम ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, सीधे अपने प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए, आज का प्रश्न क्या है। आज का जो प्रश्न है 491 नंबर है, ठीक है ना। यानी कि अभी बताया आपको कि 490 तक हम अपने चैनल पे प्लेलिस्ट के माध्यम से कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न के बारे में समझते हैं। तो देखिए दोस्त, 491 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, पूरी व्याख्या के साथ समझते हुए चलेंगे। बोल रहा है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। देखिए, राजकुमार शुक्ल के बारे में तो हर कोई जानता है, उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं कि ये किस गांव के निवासी थे, ठीक है ना। अब ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए औराही हिंगना, या फिर ऑप्शन नंबर बी है मुरली भरावा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सीताब दियारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बेलहरी नावानगर। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक और बात कि जो भी विद्यार्थी को मालूम होगा ना, इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में ना बताते रहिएगा, ठीक है ना। और सिर्फ आंसर ही नहीं, बल्कि इस सीरीज से, इस चैनल से आपको जो भी आपको मन में डाउट होगा आप आराम से कमेंट बॉक्स में बताइए। हर एक क्वेश्चन पे आपको आगे तक चल के उस पर वीडियो भी बनाया जाएगा और आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम बात करें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्त, राजकुमार शुक्ल जी जो थे ना, ये किस गांव के निवासी थे। तो देखिए, एक पश्चिमी चंपारण में ना नरकटियागंज के पास ना एक गांव का नाम है जिसका क्या नाम है, मुरली भरावा। क्या नाम है, मुरली भरावा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल, उसी राजकुमार शुक्ल की बात कर रहे हैं जिन्होंने गांधी जी को चंपारण में किसानों के दुर्दशा को देखने के लिए बुलाए थे, ठीक है ना। तो यही जो है राजकुमार शुक्ल, जो गांव, किस गांव के निवासी थे, मुरली भरावा। ये मुरली भरावा है कहाँ पे, तो ये पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है ना। ये पश्चिमी चंपारण में, और पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज जो है वहीं पे एक गांव है जिसका नाम क्या है, मुरली भरावा, वहीं के ये निवासी थे, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम आपको समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं एक बार और व्याख्या के माध्यम से समझ लेते थे। देखिए, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि राजकुमार शुक्ल जो है ये बिहार का ना एक प्रमुख किसान थे, ठीक है ना। वे मुरली भरावा नामक गांव के निवासी थे, ठीक है। और मुरली भरावा आपको बताएं पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज के एक गांव का नाम है मुरली भरावा, वहीं के निवासी थे, ठीक है। ये ना 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी को चंपारण के किसानों के मिल मालिकों और जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से अवगत कराया था। यानी कि एक लाइन में बताया जाए तो किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचारों से राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को अवगत कराया था, यानी कि बताया था, ठीक है ना। और 1917 में उन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों और जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज भी उठाई थी। 1917 में जब गांधी जी दौरा किए थे चंपारण का, उसी टाइम जो है राजकुमार शुक्ल ने भी इसकी आवाज उठाई थी। समझ में आ गया ना, इसका आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम बात करते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। यहां तक तो पूरा आपको कंप्लीट हो गया, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, और बिल्कुल आप आराम से देखते चलिएगा क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न हम आपको इंक्लूड किया ना दोस्त, याद रखिएगा एनसीईआरटी तो है ही, ठीक है ना। उसके बाद से आपको जितने भी P/Q है बिहार के एग्जामों के लिए सब का सब इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके बाद से जितना VVI क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, उसमें इसमें पूरा इस सीरीज में कंप्लीट किया गया है। और ये सीरीज ने आपको 110% आपको 2000 कंप्लीट कराया ही जाएगा,
ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसको कंप्लीट करवा दीजिए, हम बिल्कुल कंप्लीट करवाएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, इसको आप ध्यान से बताइएगा। 492 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 2011 की जनगणना है उसके अनुसार बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट वाले जिलों जो उच्चतम से न्यूनतम साक्षरता दर सही क्रम में कौन सा है, यानी कि उच्चतम से निम्नतम की तरफ कौन सा आखिर सही क्रम है, ठीक है ना। ऑप्शन पर चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर है पटना, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, मुंगेर, या फिर रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर, औरंगाबाद, या फिर ऑप्शन नंबर सी है रोहतास, भोजपुर, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पटना, रोहतास, मुंगेर, भोजपुर या औरंगाबाद। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए साक्षरता दर के बारे में बात करें, यानी कि लिटरेसी रेट आखिर कौन से जिले में सबसे ज्यादा है, उसके बाद कौन से जिला में, उसके बाद कौन सा जिला में, इसी प्रकार से उच्चतम से निम्नतम की तरफ आपको बढ़ते हुए चलना है, ठीक है ना। तो इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्यों, क्योंकि देखिए ये रोहतास में ना सबसे ज्यादा पूरे बिहार में रोहतास एक ऐसा जिला है जहां पर महिला या पुरुष सबसे ज्यादा वहां पर साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट है बिहार में सबसे ज्यादा रोहतास में, ठीक है ना। उसके बाद कहाँ है, पटना में है, उसके बाद भोजपुर में है, मुंगेर में है, उसके बाद औरंगाबाद में। इसको आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहीं पर हम नहीं रुकेंगे, इसको तो आपको ध्यान में रखना ही है, लेकिन चलिए हम आपको सॉल्यूशन के माध्यम से एक बार समझा देते हैं, ठीक है ना, और भी परसेंटेज के हिसाब से। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे अधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले इस प्रकार है, कौन कौन सा, पहला है रोहतास, दूसरा है पटना, तीसरा है भोजपुर, और चौथा है मुंगेर, और पांचवा है औरंगाबाद, ठीक है ना। तो ये पांचों जिलों को कम से कम नहीं तो कम से कम 3 जिलों का आप जरूर याद रखिए, कौन कौन सा, रोहतास, पटना और भोजपुर, ठीक है ना। ये परसेंटेज नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जिला जरूर याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि बार बार ना ये 3-4 करके पूछते रहते हैं परीक्षाओं में, ठीक है दोस्त। तो ये चीजें आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, आपको बिना समय गवाए अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि सर इसका पीडीएफ दे दीजिए। दोस्त आप एक बार ना इसको ध्यान से वीडियो को देखिए, हम आपको टेलीग्राम पे ना आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है ना, ताकि रिवीजन करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम आप अगले प्रश्न पे समझते हैं। अगला जो प्रश्न क्या है, ये आपको 493 नंबर सवाल है। बोल रहा है ये पाइराइड खनिज जो है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है, ठीक है। देखिए ये पाइराइड है, ठीक है ना, एकदम गोल्ड कलर से चमकता हुआ पाइराइड है, ठीक है ना। ये पूछ रहा है आखिर बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर है रोहतास में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है मुंगेर में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है नवादा में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है भागलपुर में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोहतास में। देखिए ये जो पाइराइड है ना, पाइराइड ये खनिज है, ठीक है ना, जो कि बिहार के सबसे ज्यादा किस जिले में पाया जाता है, तो रोहतास वाला जिला में पाया जाता है। और रोहतास है कहाँ पे, तो हम एक बार लोकेशन का मतलब छोटा सा मैप बना के देख लेते हैं। देखिए ये बिहार है, ठीक है ना, ये बिहार है, और ये वाला जो एरिया है ना ये कैमूर है, और ये रोहतास है, यहीं पर जो है ना रोहतास है, और यहीं पर जो है आपको पाइराइड आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है, समझ में गया ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक बार ना सॉल्यूशन के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए बोल रहा है बिहार के रोहतास जिले में पाइराइड का सबसे बड़ा भंडार है, ठीक है ना, और ये देश के लगभग 95% पाइराइड संसाधन बिहार राज्य में पाए जाते हैं। देख लिए कितने बड़ी बात है, लगभग पूरे देश के 95% जो पाइराइड है ना ये बिहार राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसका सबसे बड़ा भंडारक कौन सा है, तो रोहतास जिला है, बिहार के रोहतास जिला है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, पाइराइड एक लौह यौगिक है, ठीक है ना, जिसका उपयोग जो है मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। और ये मुख्य रूप से ना विंध्य क्षेत्र और रोहतास जिले की सोन घाटी में पाया जाता है। रोहतास जिले के एक सोन घाटी है, वहीं पर ये पाया जाता है खासकर, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को आप जरूर याद रखिएगा कि आखिर पाइराइड का यूज कहाँ पर होता है, तो इसका मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल में बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे यूज है, लेकिन आपको सल्फ्यूरिक अम्ल इसको आप जरूर याद रखें, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पर जो आप समझ गए कि लगभग 95% ना दोस्त पूरे देश का खाली बिहार में ही पाया जाता है, ठीक है ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, और अगला जो प्रश्न क्या है, ये 494 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बिहार में गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदी है। देखिए यहां पर आपको प्रश्नों को ना बिल्कुल समझ के चलना है, ठीक है ना। जो बच्चे मैप के माध्यम से नहीं समझ गए ना वो बिल्कुल घबरा जाएंगे, ठीक है ना।
तो बोल रहा है कि बाएं तट की जो है सहायक नदियां कौन सी है, ठीक है ना। ऑप्शन में कौन कौन सा है, घाघरा है, ऑप्शन नंबर बी है गंडक है, ऑप्शन नंबर सी है बागमती है, या फिर ऑप्शन नंबर सी डी है यानी कि 4 है सोन है। अब बताइए इसमें से चारों में से कौन सा है जो कि बाएं तट की सहायक नदियां है, ठीक है ना, इसको आप जो जरूर बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि बाएं और दाएं कैसे होगा। तो देखिए हम पहले एक बिहार का चित्र बना देते हैं, ठीक है ना, छोटा मोटा। देखिए ये बिहार है, ठीक है दोस्त, ये बिहार है, ठीक है। और ये बिहार जो है आपको बिहार ये हो गया, ठीक है ना। और बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी निकलती है, आपको तो कितनी बार बता चुके हैं। तो बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी निकलती है, हम निकाल दिए गंगा नदी। और इस गंगा नदी कितने जिलों से निकलती है दोस्तों, याद रखिएगा, टोटल 12 जिलों से निकलती है, समझ में आ गया ना। और ये देखिए जब ये गंगा नदी बीचों बीच से निकलती है बिहार के, तो बिहार को 2 टुकड़ों में बांट देती है। ये ऊपर वाला एरिया क्या बोलते हैं, उत्तरी बिहार, और नीचे वाला एरिया क्या बोलते हैं, दक्षिण बिहार। ये उत्तर वाला जो एरिया है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, बायां तट। कौन सा है, बायां तट। और ये जो नीचे वाला दक्षिण वाला एरिया है, ये जो है आपको दक्षिण बिहार है, क्या है, दक्षिण बिहार है, समझ में आ गया ना। तो ये दक्षिण बिहार जो है, इसमें जो है आपको सिर्फ एक ही नदी है, सोन नदी, ठीक है ना। और ये बायां तट यानी कि उत्तर बिहार को बात कर रहा है, उत्तर बिहार को। तो उत्तर बिहार के सहायक नदी कौन कौन सी है, तो घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बागमती हो गया। ये 3 जो नदी है ना, ये उत्तर से आती है, ठीक है ना, यानी कि बाएं तट से आती है। तो बाएं तट वाला उत्तर वाली बिहार हो गया, और दक्षिण तट वाला जो है दाएं तट हो गया, समझ में गया ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो 3 नदियां कौन कौन सी है, तो घाघरा है, गंडक है और बागमती, यानी कि ऑप्शन में कौन कौन से है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो उत्तर बिहार को बाएं तट बोला जाता है और दक्षिण बिहार को दाएं तट बोला जाता है, 10 से दक्षिण, ठीक है ना, और 10 से दायां, समझ में गया ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन के माध्यम से क्या है कि बिहार में गंगा नदी बाईं ओर यानी कि उत्तर दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदियां है। कौन कौन सा है, घाघरा है, गंडक है, बागमती है, बलान है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, कमला है और महानंदा है। ये सब की सब उत्तर बिहार की नदियां है, और उत्तर बिहार की नदियां को ही बायां तट वाली नदियां बोला जाता है, समझ में आ जाएगा। वहीं पे बात करें जबकि सोन नदी गंगा में दाईं ओर यानी कि दक्षिण दिशा से मिलती है, समझ में आ गया ना। और सिर्फ सोनी नदी नहीं है, बल्कि इस बिहार के जो है, ये बिहार जो है, समझ में आ गया ना, ये बिहार के इस नदी से आपको बहुत सारी नदी आती है, अजय आती है, सिकरी आती है, ठीक है ना। उसके बाद से आपको क्या बोलते हैं, कर्मनाशा आती है, ठीक है ना, सोन आती है, ठीक है ना। ये सब दक्षिण बिहार की नदियां है, समझ में आ गया ना। तो ये सब चीजें आप जरूर दिमाग में रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन जो है ऐसे घुमा फिरा कर पूछ देता है, समझ में आ गया ना। अब हम चलते हैं अपने अगले 9 प्रश्न को, ठीक है ना दोस्त। हमें मजा है कि हमें उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आता होगा प्रश्न करने में, और सबसे बड़ी बात है कि वही प्रश्न आपको कंप्लीट कराया जाएगा जो परीक्षाओं में आपको सामने से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और हम हर प्रकार का क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं, इजी हो गया, मॉडरेट हो गया और हार्ड हो गया, ताकि जब विद्यार्थी चाहे परीक्षा हॉल में तो आपको हर क्वेश्चन से आपको रूबरू करा देते हैं, ताकि आपको कहीं भी प्रश्न कठिन न लगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको 3 तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस सीरीज में, ठीक है ना। इसी वजह से ये 2000 का सीरीज आपको पूरा 100% बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहे हैं 495वां प्रश्न, बोल रहा है 2011 के जनगणना अनुसार बिहार के किस जिले में शहरी जनसंख्या सबसे कम है। देखिए शहरी जनसंख्या सबसे कम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर है जहानाबाद, या फिर ऑप्शन नंबर बी है अरवल, या फिर ऑप्शन नंबर सी है शिवहर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लखीसराय। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्त दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आपको मालूम है कि शिवहर है, छोटा भी है, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही भी आंसर हो जाएगा, क्यों कि बिहार में जो है ना, ये शहरी जनसंख्या सबसे कम कौन सा जिला में है, तो शिवहर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, कौन सा हो जाएगा, शिवहर वाला जिला हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं, आपको और भी चीजें बता देते हैं सोल्यूशन के माध्यम से, ठीक है ना। एमसीक्यू तो आपको दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है, ठीक है ना। और व्याख्या भी देख लीजिए। बोल रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला जो है वो कौन सा है, शिवहर है, जहां पर केवल मात्र 28,116 लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है ना। और ये जिला जो है ना बिहार का सबसे कम शहरीकृत जिलों में गिना जाता है, समझ में आएगा ना। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि शिवहर एक ऐसा जिला है बिहार का जहां पर सबसे कम शहरी वाला एरिया में लोग रहते हैं, समझ में आएगा ना। बस एक लाइन में समाप्त, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है दोस्त। आपको ये डिजिट याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस जिला याद रखिएगा कि कौन से जिले में सबसे कम और कौन से जिले में सबसे ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना।
अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। हम हर तरीके से आपको क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, बिल्कुल नहीं घबराइएगा। वीडियो थोड़ा सा आपको लॉन्ग होगा, लेकिन जो भी विद्यार्थी पढ़ने वाले होंगे, ईमानदारी से पढ़ाई करते होंगे ना, वो वीडियो को कभी छोड़ कर नहीं जाए। क्यों? क्योंकि उनको वाकई में सिलेक्शन देना है, ठीक है ना। उनको वो चीज़ें नहीं है, रंग बिरंग वाली चीज़ें नहीं चाहिए, उनको बस कंटेंट चाहिए वही जो कि सच में आपको आपको एग्जामों में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं 456 नंबर प्रश्न देखते हैं। 96 नंबर बोल रहा है, बिहार की जो हरहा घाटी है आखिर ये किस जिले में स्थित है। देखिए हरहा जो है ना एक घाटी है, ये बिहार के आखिर किस जिला में स्थित है, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर है रोहतास, या फिर ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी चंपारण, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सी है जमुई, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पूर्वी चंपारण। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन काफी बेहतरीन है, तो बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक से सही आंसर देना है। तो देखिए ये जो हरहा घाटी है ना, हरहा घाटी ये रामधुन वाला एरिया में, यानी कि ये है कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले समझ लीजिए पश्चिमी चंपारण में, ठीक है ना। तो पश्चिमी चंपारण है कहाँ पे, तो देखिए ये जो है आपको पश्चिमी चंपारण में, ये आपको बिहार है, ठीक है ना। ये बिहार समझ लीजिए, ये बिहार है, ठीक है ना। और ये बिहार का जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये पश्चिमी चंपारण है, और ये नीचे वाला जो है ये पूर्वी चंपारण है, ठीक है ना। और ऑप्शन में तो दोनों दिया है, तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो हरहा घाटी है ये पश्चिमी चंपारण वाला जिला में यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एक बार ना व्याख्या के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि हरहा घाटी पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, जो कि बिहार के ना सबसे उत्तरी भू आकृति क्षेत्र का निर्माण करती है। तो आपको मालूम है ये वाला एरिया जो है सबसे ज्यादा उत्तरी वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो है ना ये शिवालिक प्रणाली के अंतर्गत सोमेश्वर श्रेणी रामधुन नगर के मध्य स्थित है। देखिए यहाँ पर सोमेश्वर और रामधुन है, इसी के बीच जो है ना, इसी के बीच जो है आपको ये हरहा घाटी आपको देखने को मिलता है, समझ में गया ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, व्याख्या एक बार देख लीजिएगा, दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि इसका नाम जो है हरहा नदी पर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, जो कि बूढ़ी गंडक नदी के बाएं तट की एक सहायक नदी है, समझ में आएगा ना। इसका नाम किस पे पड़ा है, तो हरहा नदी पे पड़ा हुआ है, हरहा घाटी हरहा नदी के नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना, जो कि एक बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, समझ में आ गया ना। तो बस आप कुछ नहीं, बस दिमाग में ये रखिएगा कि हरहा घाटी जो है पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है, ठीक है ना, ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए बोल रहा है 497 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जमुई जिला के जो है ना चकाई, बिटिया और चरखा पत्थर जो क्षेत्र है वो निम्नलिखित में से आखिर किस खनिज से संबंधित है। यानी कि इन चारों में से आखिर कौन से खनिज जो है इन तीन क्षेत्रों में पाया जाता है, कौन कौन सा, तो जमुई के चकाई, बटिया और चरखा पत्थर, ये तीन जी जो एरिया है ये जमुई वाले जिले हैं। ये जो है जमुई वाले जिले के तीन एरिया है, कौन कौन सा, चकाई, बिटिया और चरखा पत्थर, आखिर ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ऑप्शन पर चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है बक्साइड के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर बी है अब्रक के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी है चूना पत्थर के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लॉवएस के लिए। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि अब्रक के लिए, ठीक है ना। देखिए ये जमुई है कहाँ पे, तो एक बार ये भी समझ लीजिए। और आपको मालूम है जमुई सोना के लिए भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। बिहार के सोना सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो जमुई वाले एरिया में। तो देखिए ये जो है आपको, ये आपको कैमूर है, रोहतास है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जमुई पड़ेगा, कहाँ पर पड़ेगा, यह वाला एरिया जो है आपको जमुई वाला एरिया है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर जो आपको सोना के लिए भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा जिला है, तो जमुई है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऑप्शन भी अब्रक के लिए में कौन सा है, तो आपको जमुई जिला है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, यानी कि दक्षिण बिहार में पड़ता है, जो कि आपको कहाँ से टच करता है, तो झारखंड वाला जो कोडरमा वाली है, नागपुर वाला पठार, उसी से ये टच करता हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाला याद रखिएगा, जमुई में ना आपको अब्रक काफी ज्यादा मिलता है, और साथ ही साथ सोना का भंडार तो बहुत ज्यादा मिलता है। और ये बीपीएससी में कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, और बिहार के बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। अब हम चलते हैं एक बार ना व्याख्या और भी माध्यम से देख लेते हैं, ताकि आपको दिक्कत है। तो देखिए वही बात है कि जमुई जो क्षेत्र है ये झारखंड बिहार अब्रक पेटी का हिस्सा है, जो कि चकाई, बिटिया और चरखा पत्थर तक फैला हुआ है, और ये उच्च गुणवत्ता वाला रूबी अब्रक क्षेत्र है, समझ में गया ना। तो इसको आप जरूर दिमाग में बैठा कर रखिएगा, ठीक है ना। बस 1 2 3 याद रखिएगा, जमुई जो है अब्रक के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ सोना के लिए ना जमुई काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए इस प्रश्न से आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल प्रेम पूर्वक इस प्रश्न को समझना है, उसके बाद आपको जवाब देना है। तो बोल रहा है ये मोकामा टाल, ठीक है ना, ये मोकामा टाल संबंध
में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि मोकामा टाल से आखिर कौन कौन संबंधित है उसी से आपको विचार करना है। पहला जो बोल रहा है, ये पहला बोल रहा है कि मोकामा टाल को बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। पहल के ही गलत है। काहे? मोकामा टाल को चावल का कटोरा नहीं बल्कि दाल का कटोरा कहा जाता है। क्या चीज का? दाल का कटोरा कहा जाता है। समझ में गए ना? तो पहल का ही गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है ये पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में फैला हुआ है। बिल्कुल ये वाला राइट है, यानी कि दूसरा सही है। ठीक है ना? बोल रहा है ये क्षेत्र है भारत में मरचा चावल के अग्रणी उत्पादों में से एक है। नहीं, दूसरा भी तीसरा भी गलत है, यानी कि सिर्फ इसमें एक ही सही है। कौन सा? अब बी, यानी कि दूसरा कथन ही सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये केवल 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना? लेकिन चलिए आखिर गलत क्यों हुआ, सही क्यों हुआ, इसके बारे में तो जानना जरूरी है कि नहीं? तो हम आपको सिर्फ एमसीक्यू नहीं कराएंगे, आपको व्याख्या भी कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। ठीक है ना दोस्त? तो चलिए हम समझ लेते हैं। यहाँ पर दिमाग में रखिएगा कि ऑप्शन और बी सिर्फ सही, यानी कि केवल 2 सही है। ठीक है? तो अब हम चलते हैं, समझ लेते हैं व्याख्या। ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना? बोल रहा है पहला गलत क्यों है? तो मोकामा टाल जो है ना बिहार का दाल का कटोरा है, ठीक के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना? क्योंकि यह दलहन यानी कि दाल की खेती विशेष रूप से मसूर दाल के लिए एक प्रमुख केंद्र है। समझ में गए ना? तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना? यानी कि चावल का कटोरा नहीं बल्कि दाल का कटोरा इसको माना जाता है, इसीलिए गलत हो गया। ठीक है? दूसरा कथन इसलिए सही है कि मोकामा टाल जो है ना ये पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर जिलों में फैला हुआ है। और सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि इसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय में भी पाए जाते हैं। समझ में आ गया ना? यानी कि ये जो एरिया है ना ये काफ़ी ज़्यादा पांव पसारा हुआ एरिया है। ठीक है ना? और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मसूर दाल की खेती किया जाता है। पटना वाला जो एरिया है ना मसूर दाल के यानी कि स्पेशली दाल के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और उसमें कौन सा? तो मोकामा वाला जो टाल है ना वो पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर जिला में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा दाल की खेती की जाती है। समझ में आ गया? तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है? अब तीसरा कथन इसलिए गलत है कि ये जो क्षेत्र है, ये भारत में ना मसूर के ना प्रमुख उत्पादनों में से एक है। ठीक है ना? इसलिए ये गलत है। देखिए ये जो क्षेत्र है भारत में ना मसूर के प्रमुख उत्पादनों में से एक है, इसलिए गलत है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एरिया है ना यहाँ पर आपको उसमें जो दिया था क्या कथन में, देखिए कथन एक बार समझ लीजिए। बोला था क्या कि ये क्षेत्र भारत में मरचा चावल के लिए अग्रणी उत्पादन में से एक है। ये इसलिए गलत था क्योंकि मरचा उत्पादन के लिए नहीं बल्कि आपको दाल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आ गया ना? यानी कि मसूर के लिए प्रमुख उत्पादन में से एक है पूरे भारत में। समझ में आ गया ना? तो इसलिए कथन तीसरा गलत है, ये वाला सही है। ठीक है ना? ये कथन जो दिया हुआ था वो गलत है। ठीक है ना? तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ठीक है ना? क्यों गलत है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न क्या ये है 499 नंबर सवाल है। बोल रहा है कि मुंगेर जिलों में स्थित खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ है ये निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? देखिए ये जो मुंगेर जिला है, ठीक है ना, ये जो मुंगेर जिला है, ठीक है, ठीक है, ये जो है आपको बिहार समझ लीजिए और ये जो है जमुई है यहाँ पे, और इसी के ऊपर जो है ना आपको मुंगेर है। ठीक है ना? इसी मुंगेर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो बोल रहे हैं ये मुंगेर में ना एक खड़गपुर की पहाड़ियाँ है। ये आखिर खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ है इन चारों ऑप्शन में से आखिर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि किस खनिज के लिए इसे जाना जाता है? ठीक है ना? ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर है पाइराइट्स, या फिर ऑप्शन नंबर बी है बक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सोरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कोयला। तो अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा और दिमाग में ये चीज़ें बैठा लीजिएगा। ये जो मुंगेर वाला जो एरिया है ना और मुंगेर के पास जो है खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि बक्साइड के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बक्साइड के लिए प्रसिद्ध है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको बार बार ऐसे देखने को मिलता है। अब इसको सॉल्यूशन के माध्यम से देख लेते हैं ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। तो देखिए बोल रहा है कि खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ है ये निर्माण यानी कि धारवाड़ यानी कि प्री कैम्प्रियाज, ठीक है ना, चट्टानों से हुआ है जो कि बक्साइड, ऑबरक, लौह और स्लेट जैसे खनिजों से समृद्ध है। समझ में आ गया ना? और बक्साइड इस क्षेत्र के विशिष्ट खनिजों में से एक है, जबकि वहीं पे बात करें पाइराइड और कोयला जैसे खनिज अन्य विभिन्न भूगर्भीय संरचनाओं जैसे बिंधवन गोंडाना से जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया ना? लेकिन दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिएगा, ये जो बक्साइड है ना, बक्साइड ये जमुई के जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ है वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इसको देखने को मिलता है। समझ में आ गया ना? तो ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है ना? कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होना है, बस ध्यानपूर्वक आपको समझते हुए चलना है। हम आपको बिल्कुल समय नहीं गवाएंगे, 1 to 1 हर एक चीज़ कंप्लीट कराते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। और अगला जो प्रश्न क्या है ये है आपको आज का वीडियो में 500वां नंबर पूरा प्रश्न, यानी कि इस वीडियो में आपको
टोटल 500 प्रश्न कंप्लीट हो गया इस सीरीज का, ठीक है ना। और ये 500 प्रश्न क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है ये कोसी नहर जो है ना, ये कोसी नहर की जो प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वही बात है, ठीक है ना। अब क्या विचार करना है इसके बारे में समझते हैं। तो पहले कोसी नहर प्रणाली के बारे में समझते हैं। पहला कथन है ये चतरा नहर प्रणाली बिहार के सुपौल जिले में स्थित है, ठीक है ना। और दूसरा बोल रहा है कि पूर्वी कोसी नहर प्रणाली में से 5 शाखा नहरें शामिल है, ठीक है ना। और तीसरा बोल रहा है कि पश्चिमी कोसी नहर जो है परियोजनाओं के 1961 में मंजूरी दी गई थी। तो देखिए पहला तीसरा सही है क्योंकि इसी टाइम जो है आपको मंजूरी दी गई थी, समझ में आ गया ना। तो यानी कि ये जो है कौन कौन सा सही है, तीसरा सही है, ठीक है ना। उसके बाद से कौन सा सही है, ये चतरा नहर प्रणाली बिहार के सुपौल जिले में स्थित है, ये गलत है। क्यों गलत है, ये नेपाल से स्थित है, नेपाल से, ठीक है ना। कहाँ से, नेपाल से, बल्कि आपको सुपौल जिला में नहीं स्थित है, ठीक है ना। यानी कि दूसरा सही है और तीसरा सही है, यानी कि 2 और 3 सही है, इसको आप जरूरी है 2 और 3 सही है, ठीक है ना। क्यों सही आपको बता दिए कि ये पूर्वी कोसी नहर जो है ना ये 5 शाखा नहरें में शामिल है, ठीक है ना। और ये पश्चिमी कोसी नहर जो है ये 1901 में मंजूरी दी गई थी, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन पे, देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, समझ में आएगा ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन चलिए हम इसको एक बार व्याख्या के अनुसार देख लेते हैं। तो देखिए व्याख्या के अनुसार वही है कि देखिए बोल रहा है कि कथन एक गलत क्यों है इसके बारे में समझिएगा, ठीक है ना। तो चतरा नहर प्रणाली जो है ये नेपाल में स्थित है, न कि सुपौल में। तो उसमें क्या दिया था, सुपौल दिया था, ठीक है ना। इसी वजह से ये पहला कथन गलत हो गया था, ठीक है ना। तो ये जो चतरा नहर है ये नेपाल में स्थित है, ठीक है ना। ये सुपौल जिले में नहीं स्थित है। ये नेपाल के चतरा के पास प्रस्तावित सप्तकोशी उच्च बांध परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, सप्तकोशी उच्च बांध के परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है, समझ में आएगा ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब दूसरा कथन क्यों सही है और तीसरा कथन क्यों सही है इसको भी एक बार समझ लीजिए। तो देखिए बोल रहा है कि पूर्वी कोसी नहर जो है प्रणाली, ठीक है ना, यानी कि पूर्वी कोसी नहर प्रणाली कोसी बैराज से निकलती है, ठीक है ना। जिसका मुख्य नहर की लंबाई कितना है, तो 43.47 किलोमीटर है, यानी कि बात करें तो 43.5 किलोमीटर लेके चलिए, ठीक है ना। तो इतना 43 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है, इसीलिए ये दूसरा कथन सही, ये सही है, ठीक है ना। बात कर तीसरा कथन, तो ये पश्चिमी कोसी नहर जो है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय कार्यकाल क्या था, तो 1961 से 1966 तक था, ठीक है ना। और इसी में ये शामिल किया गया था, ठीक है ना। और इसके जो संरेखण है यानी कि 1961 में जो है नेपाल सरकार के द्वारा अनुमोदित किया गया था। किसके, नेपाल के सरकार द्वारा, तो 1961 में नेपाल सरकार के द्वारा अनुमोदित किया गया था, समझ में आ गया ना। तो ये तीसरा कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है, पूरी व्याख्या के साथ बता दिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। 1 से 2 बार रिवीजन कीजिएगा, पूरे दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम हॉल में जाइएगा ना तो फोड़ के आइएगा, ठीक है ना। बस पूरी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को देखते हुए अगर सच में आप यहाँ तक पहुँचे हैं ना तो समझिए कि आपको रिजल्ट से कोई नहीं रोक सकते। क्यों, क्योंकि आपके अंदर जो डेडिकेशन है ना वही आपको रिजल्ट तक पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त आज जो है हमारा कितना कंप्लीट होता है, तो इस वीडियो में ना आज टोटल 500 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और सारे के सारे क्वेश्चन ना PYQ, NCERT, VBI हर एक क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। वंस अगेन रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार पूरा पाठ देख लीजिएगा और सच में अगर बिहार के आप किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है ना। और एक और बात, अगर आप दोस्त इस वीडियो से जुड़ना चाहते हैं ना तो बस एक आपसे रिक्वेस्ट है, और आपसे कोई भी सिकवा गिला ना हो तो दोस्त चैनल को ना दिल से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। हम ज़्यादा कहते नहीं है लेकिन आपको बोल रहे हैं ना, दिल से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आपको वीडियो पसंद पड़ रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट के सर इसका PDF दे दीजिए। दोस्त निश्चिंत रहिए, इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। ज्वाइन करने के बाद आपको PDF दे दिया जाएगा। सिर्फ PDF ही नहीं बल्कि आपको जितने भी बिहार के एग्जाम है ना सब के सब अपडेट कर दिया जाता है और साथ ही साथ करेंट अफेयर तो बिल्कुल ही अपडेट कर दिया जाता है, वो भी मिनटों में, ठीक है ना। और अगर टेलीग्राम के लिंक से नहीं जुड़ना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि इस QR कोड को भी स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त आज का वीडियो जो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और जो भी विद्यार्थी वीडियो देखेंगे उसके लिए दिल से शुक्रिया। और सच में वीडियो आपको बेहतर लगा हो ना तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके ही आपको जाना है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।